तो मतलब मैथमेटिकल के हिसाब डेफिनेशन के हिसाब से एक फिक्स पॉइंट पी होगा, सॉरी एक फिक्स पॉइंट एस होगा जिसे हम फोकस कहते हैं अल्फा बीटा, और एक फिक्स लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स, और एक वेरिएबल पॉइंट पी होगा जिसका लोकस आप निकाल रहे होंगे, है कि नहीं? तो ये डिस्टेंस पी एस होगी। अच्छा, अब एक वेरिएबल लाइन आएगी, है कि नहीं? तो सबसे पहले क्या होगा कि लाइन पी, मतलब लाइन जो है वो इनफाइनाइट पे होगी, तो इसका मतलब पीएम डिस्टेंस जो है वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगी। अच्छा, पीएस डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ दी ही होगी, है ना? तो जो पीएस बाई पीएम होगा ई, तो उस केस में अगर ये इनफाइनाइट टेंड कर रहा होगा तो ये डिस्टेंस ई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 है कि नहीं? तब जो लोकस आएगा पी पॉइंट सर्कल तब क्या करेगा? ऐसे घूम जाएगा। तब जो इसका लोकस आएगा वो क्या हो जाएगा? सर्कल सर्कल। ज्योमेट्री समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। तभी ऐसे घूम जाएगा, तब इसका लोकस क्या हो जाएगा? सर्कल। लोकस ऑफ पी इज सर्कल। क्यों? क्योंकि उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, ये कहाँ होती है? इनफाइनाइट एट इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए। अच्छा, इसके बाद अगली बार क्या हुआ? ये रहा फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा, अब ये रहा वेरिएबल पॉइंट पी एच कॉमा के। अब डायरेक्ट्रिक्स आपको यहाँ दिखी कि नहीं बताओ? यस सर तो अब जो ये डिस्टेंस होगी पीएम, है कि नहीं? तो वो जो पीएम डिस्टेंस होगी वो पीएस से बड़ी होगी, इसीलिए हम कहते हैं जो पीएस बाई पीएम होगा ई, वो 1 से छोटा होगा, तब इसका लोकस क्या बन जाएगा? एलिप्स दिखा सबको कि नहीं बताओ? बोलिए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? तब इसका यही लोकस क्या बन जाएगा? एलिप्स। मेरी बात समझ में आई? बताओ। अच्छा, अब चलते चलते क्या होगा कि यही फिक्स पॉइंट एस होगा कि नहीं? अल्फा कॉमा बीटा, ये वेरिएबल पॉइंट पी होगा जिसका लोकस हमें निकालना एच कॉमा के, और ये लाइन होगी डायरेक्ट्रिक्स। सही है ना? बोलो भाई। यस सर अब जो ये डिस्टेंस होगी पीएम, इक्वल हो जाए तो अब दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि पीएम और पीएस बराबर हो जाएगा। तो जो पीएस बाई पीएम होगा वो क्या हो जाएगा? 1। उस केस में लोकस क्या बन जाएगा? बोलो। पैराबोला उस केस में लोकस आपको क्या नजर आएगा? पैराबोला। मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग कि नहीं, ये बताइए। अरे हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर उस केस में लोकस क्या नजर आएगा? पैराबोला। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे लोकस क्या है? एलिप्स। ठीक है ना? यहाँ पे लोकस क्या है? पैराबोला फिर करते करते क्या होगा कि यही फिक्स पॉइंट एस रहेगा अल्फा बीटा, है कि नहीं? ये वेरिएबल पॉइंट पी रहेगा एच कॉमा के। अब जो है डायरेक्ट्रिक्स जो है कहाँ आ जाएगी? पास में आ जाएगी एकदम। यस सर नहीं समझे? पीएस से छोटी हो जाएगी हाँ, यहाँ से ये डिस्टेंस हो डायरेक्ट्रिक्स आ गई। सही है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीएम होगी कि नहीं? अब जो पीएम है वो पीएस से क्या हो जाएगा? छोटा। तो जो पीएस बाई पीएम होगा वो अब 1 से बड़ा हो जाएगा। तो जो लोकस बनेगा, हाइपरबोला लोकस बनेगा वो क्या बन जाएगा? हाइपरबोला। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो पीएस और पीएम के हिसाब से आप ये जज कर पाए कि कब लोकस क्या होगा और उस केस में कौन सी डिस्टेंस कहाँ होगी। ये बात समझ में आ रही सबको कि नहीं? यस सर नोट किया? ये बात सर सबको हाँ बेटा, सर एक बार लास्ट वाला जरा बता दीजिए सर, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है ना? ये बात सबको समझ में आ रही है ना भाई? कहाँ पे क्या रखने से क्या चीज हो रही है? बोलो भाई। नहीं आ रहा समझ में?
क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? यस इस सर। कंडीशन पे लोकस क्या होगा, ये बात आपको समझ में आई? बताओ। समझ में आया? इस कंडीशन पे ज्योमेट्री क्या बनेगी, ये बात दिखी है कि नहीं? ऑब्वियसली जब पीएस पीएम से छोटा हो जाएगा तो इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी आ जाएगी, तो ये डिस्टेंस इससे लेस हो जाएगी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है पहले इनफाइनाइट पे थी, तब तो ये इनफाइनाइट जा रहा था तो इसेंट्रिसिटी 0 हो गई थी। जैसे लाइन आई तो पीएम पीएस से बड़ा हुआ तो इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी हो गई। फिर पीएम और पीएस बराबर हो गए, इसेंट्रिसिटी 1 हो गई। फिर पीएम भी पीएस से छोटा हो गया तो इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी हो गई। तो अलग अलग कोनिक के लिए इसेंट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है, ये वाला जो रिजल्ट था कि कब ई 0 होगा, 1 से ग्रेटर 1 से लेस, ये और उस पर यही लोकस क्यों बनेंगे, अब समझ में आ रहा होगा बाय ज्योमेट्री। आ रहा है कि नहीं? यस सर। बोलिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। समझ गए कि नहीं भाई? सही है ना? तो जैसे मुझे पहला पार्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, पीएस लिखूंगा, है कि नहीं? तो फोकस से उसकी डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। और पीएम लिखूंगा, पीएम डिस्टेंस क्या होगी बताओ, x प्लस वाई माइनस 3 का मॉड डिवाइडेड बाई √2, है कि नहीं? और इसेंट्रिसिटी पहले पार्ट में 2/3 दे रखी है। तो इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या होता है, बोलो? PS by PS बाई PM इज E, मतलब कि PS का स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर PM का स्क्वायर, बस यही डिजिट लगा दीजिए। तो PS का स्क्वायर करोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, E स्क्वायर मतलब 4/9। PM का स्क्वायर करोगे तो x प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 2। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ, बोलो? तो 9 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 9 y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 x प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। प्रोसेस समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ? नहीं समझे? समझ गए सर। तो अगर आपको ऐसे इसेंट्रिसिटी, अब अगली वाली में इसी इसेंट्रिसिटी को क्या रख देंगे हम लोग, 1। अगली 1 इसेंट्रिसिटी को हम क्या रख देंगे, 2। हर बार स्क्वायर करते चले जाएंगे। बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? तो इक्वेशन ऑफ कोनिक निकालने में अगर आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता है, इसेंट्रिसिटी पता है, तो आप सीधा इक्वेशन ऑफ कोनिक लिख सकते हैं हर बार। बोलो हाँ या ना? समझ गए होगे? तो ऐसे ही सेम एज सेकंड और थर्ड कर लेंगे ना? यस सर। कंफ्यूजन हो या डाउट हो तो बताओ। कर लेंगे भाई सब लोग? चलिए, तो सबसे पहले आता है फोकस। फोकस क्या होता है बताओ? फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, याद आया कि नहीं? फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, हो गया? जैसे पैराबोला के केस में आप देखते हैं, है ना, तो ये वो फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम फोकस कहते हैं। इलिप्स के केस में आप देखेंगे तो इलिप्स के केस में ऐसे कितने फिक्स पॉइंट होते हैं, 2। इलिप्स के केस में ऐसे कितने फिक्स पॉइंट होते हैं, 2। तो इलिप्स के केस में 2 फोकस होते हैं, F1 एंड F2, सही है ना? अच्छा, सेम हाइपरबोला के केस में भी कितने फोकस होते हैं, 2। दैट इज F1 एंड F2, हो गया? फोकस समझ में आया कि नहीं, बताओ? अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? सर सर्कल का सेंटर ही फोकस होता है ना? नहीं, सर्कल के केस में फोकस नहीं होता, उसे सेंटर बोलते हैं, ठीक है? वो वर्ड ही यूज नहीं होता वहां, हो गया? अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो वो फिक्स लाइन क्या होती है, बोलो? डायरेक्ट्रिक्स। लाइन अबाउट फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट है ना उसके अबाउट एक फिक्स लाइन होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। जैसे पैराबोला के केस में ये फिक्स लाइन हो गई, तो ये एक लाइन क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा ये फोकस है तो इसके करस्पॉन्ड ये वाली फिक्स लाइन होगी, ये फोकस है तो इसके करस्पॉन्ड ये लाइन होगी। तो पहली इलिप्स के केस में कितने डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, तो करस्पॉन्ड फोकस के लिए करस्पॉन्ड डायरेक्ट्रिक्स होती है, समझ रहे हो कि नहीं?
इस केस में Yes, sir. कितनी डायरेक्ट्रिक्स होंगी? 2. 2 एक फोकस के लिए, दूसरे फोकस के लिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो दो फोकस, दो अलग अलग डायरेक्ट्रिक्स, ये दो फोकस, दो अलग अलग डायरेक्ट्रिक्स, दो फोकस, दो अलग अलग डायरेक्ट्रिक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो वो फिक्स पॉइंट आपके लिए क्या हो गया? Focus. फिक्स लाइन आपके लिए क्या हो गई? Directrix. ज्योमेट्री वाइज समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ? पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में, ठीक है। इसके बाद सेकंड वर्ड आता है एक्सिस ऑफ कोनिक। मतलब किसी भी कोनिक की एक्सिस क्या होती है? तो वो होती है अलाइन परपेंडिकुलर, ठीक है, टू डायरेक्ट्रिक्स है एंड passes through focus। Focus. सही है ना? मतलब एक ऐसी लाइन जो किसके परपेंडिकुलर हो? डायरेक्ट्रिक्स के, Directrix. और कहां से पास करे? Focus. फोकस से। और भी हम कह सकते हैं, मतलब एक्सिस ऑफ कोनिक डिवाइड्स कोनिक into two symmetric part। समझ रहे हो? मतलब वो उसको दो सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड कर देता है। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? Yes, sir. तो इसका मतलब अगर हम पहले वाले डायग्राम में देखें, इस वाले डायग्राम में, तो हमें एक्सिस नजर आ रही है कि नहीं बताओ? Yes, sir. इस वाले डायग्राम में एक्सिस कौन सी लाइन हो गई भाई? परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। परपेंडिकुलर और पासिंग sir. टू फोकस, तो यही वाली Yes, sir. एक्सिस बताओ, Yes, sir. हुई कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यही काम अगर हम सेकंड वाले डायग्राम में देखें, यही वाला काम अगर हम सेकंड वाले डायग्राम में देखें तो क्या होगा बताओ? सर F1 जो F2 से F2 पास होने जो सर line. F2 F1 से पास हो रही है, जो जो F2 और F2 F1 से पास हो रही फोकस से, वही। मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन हो रही है, तो इसी लाइन को हम कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं भाई? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। किस केस में? Ellipse. बट अभी भी डेफिनेशन सेम है कि नहीं ये बताओ? Yes, sir. yes Yes. sir अभी भी डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। नहीं। अच्छा, अब देखो ये इसको सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रही है कि नहीं? यस सर। ये भी इसको सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रही है कि नहीं? अब क्या होता है, इसके एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो इसको सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रही होती है, और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। समझ रहे हो कि नहीं? और दोनों फोकस के मिड पॉइंट से पास करती है। इसे हम सेंटर कहते हैं, आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। तो इसी लाइन को हम कहते हैं माइनर एक्सिस। क्या कहते हैं बताओ? माइनर एक्सिस। तो जब इलिप्स आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें दो एक्सिस पढ़ेंगे, एक जो मेजर एक्सिस है जिसकी डेफिनेशन इन जनरल जो हमने पढ़ी है वो वाली है कि नहीं? एक मेजर एक्सिस है जिसकी जनरल डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है वो वाली है, और एक ऐसी एक लाइन और होती है माइनर एक्सिस जो इसको सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड कर दे और मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो उसे भी हम कहते हैं माइनर एक्सिस। समझ में आया कि नहीं बताओ? Yes, sir. अच्छा, सेम अगर एक्सिस की बात हम हाइपरबोला में करें, सेम अगर हम एक्सिस की बात हाइपरबोला में करें, तो हाइपरबोला में भी कितनी एक्सिस होंगी? F1 F2। दो। भाई एक तो ये एक्सिस हो गई जो Yes, कि sir. डायरेक्ट्रिक्स के क्या हो गई? परपेंडिकुलर और फोकस से Perpendicular. पास कर रही थी, ये तो एक्सिस है ही। इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। इसे सर हम क्या कैसे? कहते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। कैसे बेटा? मतलब सर डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर यस सर। और फोकस से पास कर रही। ओके सर। अरे यही तो एक्सिस की डेफिनेशन है भाई। यस सर, मतलब हर केस में अलग है, पैराबोला में अलग है, इलिप्स में अलग है। अलग अलग कैसे भाई? सेम ही तो है सब में, यस सर, अलग कहाँ मतलब से? उसमें मेजर एक्सिस है, इसमें ट्रांसफर ये तो नाम है भाई, एक्सिस Yes. का नाम अलग अलग है भाई। यस सर। यहाँ पे इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं क्योंकि दो एक्सिस हैं, यहाँ पे इसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं क्योंकि दो एक्सिस हैं। यस समझ में आया? अब ऐसी एक और एक्सिस होती है जो इसको सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड करती है और सेम उसी लॉजिक से परपेंडिकुलर होती है कि नहीं?
अब इसका नाम होता है कॉन्जुगेट एक्सिस। समझ गए? क्योंकि ये भी इसको सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रही है कि नहीं, ये बताओ। है Yes, नहीं, और sir. ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अब इसको कॉन्जुगेट एक्सिस क्यों कहते हैं? जब ये पढ़ेंगे हाइपरबोला तब की तब समझेंगे। बट जो मेन एक्सिस है जिसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, उसकी डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है और कहां से पास कर रहा है? फोकस से। आई मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो एक्सिस की डेफिनेशन आपको हर केस में समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, बोलिए। No, sir. डन है मामला? कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो बता सकते हैं। No. तो हमें एक्सिस के बारे में डेफिनेशन पता चल गई, करस्पॉन्ड डायरेक्ट्रिक्स, करस्पॉन्ड फोकस के बारे में पता चल गया। बात बोलो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, बोलिए। समझ गए कि नहीं? यस सर। इसके बाद अगला जो वर्ड आपके सामने आएगा वो आएगा फोकल कॉर्ड, या उससे पहले वर्टेक्स की बात करते हैं। समझ गए? वर्टेक्स ऑफ कोनिक सेक्शन। तो वो क्या होता है वर्टेक्स का मतलब? वर्टेक्स का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस ऑफ कोनिक। कोनिक और एक्सिस ऑफ कोनिक का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को आपने क्या नाम दे रखा है? वर्टेक्स का। तो अगर हम पैराबोला की ज्योमेट्री की बात करें तो ये एक्सिस हो गई, इसका मतलब पैराबोला में ये वाला पॉइंट क्या हो गया? Vertex. समझ रहे हो कि नहीं? Yes, लो sir. भाई, क्योंकि ये एक्सिस हो गई और ये आपका पैराबोला हो गया। ऐसे इलिप्स में क्या क्या वर्टेक्स हो गया? तो ऐसे जब आप इलिप्स की ज्योमेट्री बनाएंगे तो उसमें एक्सिस ये हो गया, ये Yes, हो sir. गया, ये दोनों पॉइंट क्या हो गया? Vertex. वर्टेक्स। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बताओ। अरे हाँ या ना? यस अच्छा, सर। यही बात Yes, अगर sir. आप हाइपरबोला में करोगे तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गए? वर्टेक्स। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. वर्टेक्स का मतलब क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड। Conic and axis of conic. अच्छा, क्योंकि इसमें ये एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस होते हैं, इसमें ये एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, बताओ। इसमें ऐसा एक्सिस का कोई एक ही एक्सिस है तो इसमें यही पॉइंट वर्टेक्स होता है। इसमें इन दोनों में वर्टेक्स ऐसा वर्ड यूज नहीं होगा। इन दोनों में एंड पॉइंट ऑफ मेजर और माइनर यूज होंगे। इसमें एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट यूज होंगे। इसमें इसका स्पेशली नाम क्या होता है? वर्टेक्स। बट डेफिनेशन तो यही हो गई ना? अरे हाँ या ना? अच्छा, Yes. इसके बाद अगर मैं बात करूं फोकल कॉर्ड की, तो ऐसी कॉर्ड जो कहां से पास करे? Focus. हाँ, फोकस। मतलब कॉर्ड ऑफ कोनिक passes through फोकस। कॉर्ड मतलब एक अंदर लाइन जो फोकस से पास कर रही है। जैसे अगर पैराबोला के केस में हम आपको ये चीज दिखाएं तो ये वाली कॉर्ड जो फोकस से पास कर रही है इसे हम क्या कह देंगे, बताओ? फोकल कॉर्ड। Focal cord. चलो, इसके बाद एक वर्ड आता है डबल ऑर्डिनेट। इसके बाद एक वर्ड आता है डबल ऑर्डिनेट। सही है ना? अब डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट होता है अलाइन, लाई, इनसाइड द कोनिक, ठीक है, पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, या फिर हम कह दें परपेंडिकुलर टू एक्सिस। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब एक ऐसी लाइन जो कोनिक के अंदर हो, ठीक है, पैरेलल हो किसके? डायरेक्ट्रिक्स के, या Directrix. परपेंडिकुलर हो किसके? Axis. जैसे अगर पैराबोला केस में देखोगे तो ये एक डबल ऑर्डिनेट होता है। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. समझ गए. मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, बोलिए। तो एक्सिस के या तो परपेंडिकुलर ले लो या डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल ले लो। यही काम अगर इलिप्स के केस में सोचोगे, यही काम अगर इलिप्स के केस में सोचोगे
बोलो भाई। तो ये लाइन क्या होगी इलिप्स के केस में, ये बोलो। डबल ऑर्डिनेट। ये सब डायरेक्ट डबल ऑर्डिनेट होंगे कि नहीं? अरे हाँ या ना यस बताओ। क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, उसके पैरेलल खींच लो या परपेंडिकुलर। सेम काम अगर हाइपरबोला के केस में सोचोगे, सेम अगर आप हाइपरबोला के केस में सोचेंगे, ये सपोज हाइपरबोला हो गया, तो ये वाली लाइन क्या होगी बताओ। बोलो भाई, डायरेक्ट्रिक्स वो डबल ऑर्डिनेट डबल होगी। ऑर्डिनेट। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। बोलो भाई, समझ गए सब लोग कि नहीं? डबल ऑर्डिनेट दिखा सबको कि नहीं बताओ। अरे बताएंगे भाई, समझ रहे हैं कि यस नहीं सब सर, लोग? समझ डबल गए। ऑर्डिनेट का मतलब क्लियर हुआ? अच्छा, यस अब सर। आपके दिमाग में आएगा इसको डबल ऑर्डिनेट क्यों कहते हैं। देखो, क्योंकि ये लाइन क्या है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, और सिमेट्रिकली डिवाइड है। तो जितना ऑर्डिनेट ऊपर है उतना ही ऑर्डिनेट नीचे है, दिखा? जितना ऑर्डिनेट ऊपर है उतना ही ऑर्डिनेट नीचे है, जितना ऑर्डिनेट ऊपर है उतना ही ऑर्डिनेट नीचे है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? डबल ऑर्डिनेट। इसीलिए इसको क्या नाम ऑर्डिनेट। दिया गया? डबल ऑर्डिनेट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसके बाद इसमें अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है लैटस रेक्टम। अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है? लैटस रेक्टम। तो भाई ऐसे तो बहुत सारे डबल ऑर्डिनेट होंगे, तो एक दो ऐसा डबल ऑर्डिनेट होगा जो कहां से पास करे? फोकस। ऐसा डबल ऑर्डिनेट होगा जो कहां से पास करे? फोकस। ऐसा डबल ऑर्डिनेट होगा जो कहां से पास करे? फोकस। फोकस। तो उसे ही हम क्या नाम देंगे? लेटेस्ट रेक्टम। लैटस रेक्टम। यानी कि सच डबल ऑर्डिनेट विच कहां से? पास थ्रू फोकस। passes through focus। उसे हम क्या कहेंगे? डबल ऑर्डिनेट। उसे हम लेटेस्ट क्या रेक्टम। कहेंगे? लेटस रेक्टम। उसे हम क्या कहेंगे? लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम एक डबल ऑर्डिनेट होता है, समझ में आ गया? तो डबल ऑर्डिनेट की Yes. डेफिनेशन भी सेम होगी, बस वही डबल ऑर्डिनेट कहां से पास कर जाएगा? फोकस। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तो लैटस रेक्टम की बात आप सभी को समझ में आ गई, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है ये बात सबकी को समझ में आ गई, बताइए। फोकल कॉर्ड क्या होती है समझ में आ गया? हाँ या ना? बोलिए, कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। नो सर। तो इन सारे वर्ड्स का आप जहां जैसा मतलब आएगा, अच्छा इसी में इसकी जो लेंथ होती है उसे हम कह देते हैं लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। बोलिए, जो इसकी लेंथ बनेगी उसी लेंथ को आप क्या कह देंगे? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो पैराबोला केस में अगर आप ये चीज देखो, सपोज ये पैराबोला का फोकस है, तो ये लाइन क्या होगी? लैटस रेक्टम। तो अब जरा सोच के बताओ, क्या इलिप्स में दो लैटस रेक्टम होंगे? क्योंकि सिमेट्रिक है तो दोनों की लेंथ तो सेम ही आएगी। अरे बोलो भाई, ये पहले वाले फोकस से पास कर रहा है तो ये भी लेटस रेक्टम है, दूसरे फोकस से पास कर रहा है तो ये भी लेटस रेक्टम है। हाइपरबोला के केस में कितने लेटस रेक्टम होंगे बताओ? बोलिए भाई, हाइपरबोला के दो। केस में कितने? दो। कि भाई जितने फोकस उतने ही लेटस रेक्टम। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तो वैसा डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास कर रहा है उसे हम क्या नाम दे देते हैं? लैटस। लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर है? बोलो। तो लैटस रेक्टम की अगर इक्वेशन निकालनी होगी तो क्या करोगे? डबल ऑर्डिनेट पता ही होगा, उसको बस फोकस से पास करा दोगे, या एक ऐसी लाइन लिखोगे जो किसके परपेंडिकुलर हो? एक्सिस के। और कहां से पास करे? फोकस। एक ऐसी लाइन जो किसके पैरेलल हो डायरेक्ट्रिक्स। और कहां से पास करे? फोकस। तो उसे भी हम क्या कह देंगे? लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट है। ये सारी डेफिनेशन अंडरस्टूड है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट हो तो बताओ। नो नो सर। सर। बोलिए, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद सेंटर वर्ड और आता है, सेंटर ऑफ कोनिक। पैराबोला के केस में ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि पैराबोला के केस में कितनी एक्सिस होती है? एक। सेंटर ऑफ कोनिक का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस ऑफ कोनिक, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द कोनिक। मेरी बात सुन जाएगी? तो पैराबोला के केस में तो कोनिक बनेगा नहीं, ओ सेंटर होगा नहीं। हाँ या ना? सेंटर किस किस केस में होगा बोलो?
एक ellipse सेंटर से होगा बिल्कुल एलिप्स के केस में, होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. और एक सेंटर किस केस में होगा? क्योंकि इन्हीं दोनों केस में दो एक्सिस होंगी आपके सामने, तो Yes, दोनों sir. एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसे ही आप क्या कह देंगे बताइए? Center of conic. ये हो गई मेजर एक्सिस, ये हो गई Minor axis. माइनर एक्सिस। ऐसे ये क्या हो गई? Transverse axis. ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये क्या हो गई? Conjugate axis. कॉन्जुगेट एक्सिस। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया बताओ? Center of conic. दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? समझ में आया कि नहीं? तो पैराबोला के केस में तो सेंटर नहीं आएगा, बाकी जहां आएगा उसके हिसाब से सेंटर की ये डेफिनेशन होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बताइए? बोलिए भाई, क्या ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आई Yes, sir. भाई? कोई डाउट किसी को आ रहा हो तो बता सकता है मुझे। अरे हाँ या ना, क्लियर है भाई ये डेफिनेशन सबको? बोलिए। चलिए, तो अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ वर्ड्स हो गए जो आपने आराम से समझ लिए, हाँ या ना। अब जैसे टेंजेंट, तो आपको पता ही है, एक ऐसी लाइन जो टच करते हुए जाए, है कि Yes, नहीं? sir. टेंजेंट एट वर्टेक्स का मतलब जो लाइन वर्टेक्स पे टच कर जाए, है कि नहीं? ऐसी टेंजेंट जो कहाँ टच कर जाए? Vertex. वो सब Vertex. अंडरस्टूड है, सही है ना? अच्छा, अब इसके बाद एक बात आती है, दैट इज फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, मतलब किसी भी पॉइंट P की फोकल डिस्टेंस क्या होती है? तो ऑब्वियसली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑन द कोनिक विद इट्स फोकस। नहीं समझे? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P जो कि कहाँ है? लाई ऑन Conic. with to the focus of conic, उसे ही हम क्या कहते हैं? is called focal distance। उसे हम क्या कहते हैं? फोकल डिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? मतलब फोकस से किसी भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, वही क्या होती है? फोकल डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? अब इसको मैं पैराबोला के केस में बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये कोई भी आप पॉइंट P ले लो, उसकी डिस्टेंस कहाँ से निकाल लो? फोकस से। ये Focus. डिस्टेंस आपके लिए क्या होगी? फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस। अच्छा, यही सारी डिस्टेंस आप उसमें लिख सकते हो कि नहीं बताओ? अगर यही काम आप एलिप्स के केस में करवाना चाहते हो तो ये रहा एलिप्स, ये रहा एलिप्स, है कि नहीं? हाँ या ना? और एलिप्स के केस में कितने फोकस होते हैं? दो. दो। दो। ऑब्वियसली F1 एंड F2। F2। ये किसी पॉइंट P की डिस्टेंस निकालोगे तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी? फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि PF1 एंड PF2 आर दी फोकल डिस्टेंस। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है बताओ? तो किसी Yes, भी sir. पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से? Focus. सेम, क्या हम हाइपरबोला में सेम काम कर सकते हैं? बोलिए। Yes, sir. तो अगर आपसे किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि फोकल डिस्टेंस किसी पॉइंट की बताओ, तो आपको उस पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से बतानी है? Focus. फोकस से। Focus. सही है ना? बोलिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। No, sir. सारी डेफिनेशंस एकदम क्लियर हैं? कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। गुड। अब हम आते हैं कि मतलब ये तो डेफिनेशन हो गई, फोकल डिस्टेंस हो गई, और अच्छा नॉर्मल तो वही हो गया, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल हो जाएगी, है कि नहीं? मतलब Yes, sir. अगर मैं आपको Yes, sir. बाई ज्योमेट्री दिखाऊं, टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ कोनिक, अगर बाई ज्योमेट्री आप देखना चाहते हैं कि कैसे टेंजेंट और कैसे नॉर्मल बनेगी, तो अगर एक पैराबोला की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो जो कोई भी लाइन जो टच करते हुए जा रही है वो क्या होगी? टेंजेंट। और उसके परपेंडिकुलर लाइन होगी वो क्या होगी? नॉर्मल। तो ये लाइन क्या हो गई आपकी? टेंजेंट। और ये लाइन क्या हो गई? नॉर्मल। मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर। और ये जो पॉइंट P हो गया, ये क्या हो गया?
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके लिए? बोलो, फॉर टेंजेंट है नहीं। और नॉर्मल के लिए क्या होता है? ये होता है फुट ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल के लिए क्या होता है? ये फुट ऑफ नॉर्मल। या तो टेंजेंट के केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, और नॉर्मल के केस में इसी पॉइंट को आप क्या कहते हैं? फुट ऑफ नॉर्मल। अच्छा, यही अगर ज्योमेट्री मैं आपके लिए इलिप्स में बनाऊं, सेम ज्योमेट्री, तो इलिप्स के केस में भी आप टेंजेंट और नॉर्मल खींच लेंगे कि नहीं? बताओ, बोलिए। तो अगर किसी पॉइंट की बात करो तो ये लाइन क्या हो गई? टेंजेंट। और उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो क्या हो गया? बताओ, नॉर्मल। सेम पॉइंट पी पर। ये लाइन क्या हो गई? टेंजेंट। और ये लाइन क्या हो गई? नॉर्मल। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? परपेंडिकुलर लाइन आपने खींच दी तो वो टेंजेंट हो गई, और ये लाइन नॉर्मल हो गई। बोलो भाई। अरे हाँ या ना? समझ गए होंगे सब लोग। कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, बोलिए भाई। अरे हाँ या ना? नो। सेम हाइपरबोला में भी सेम काम कर दोगे कि नहीं? बताओ। सेम अगर आप हाइपरबोला की बात करना चाह रहे हैं तो ये हाइपरबोला हुआ, इसे किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच दो तो ये लाइन क्या हो गई? टेंजेंट। और इसी के परपेंडिकुलर लाइन खींच दोगे सेम पॉइंट से तो उसे हम क्या कह देंगे? नॉर्मल। सही, जो पॉइंट पी होगा, बोलो, ये जो पॉइंट पी होगा ये टेंजेंट के केस में क्या होगा? फुट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा कि नहीं? और नॉर्मल के केस में क्या होगा? फुट ऑफ नॉर्मल। फुट ऑफ नॉर्मल। ध्यान रखिएगा ये बात। समझ गए कि नहीं भाई? बोलिए। तो अब जहां टेंजेंट और नॉर्मल की बात होगी, टेंजेंट लाइन मतलब टच करती हुई लाइन, नॉर्मल मतलब नॉर्मल वाली। तो ये सब सारी बेसिक सी डेफिनेशंस हैं जो सिचुएशनली आपके सामने आएंगी। समझ गए कि नहीं भाई? समझ में आया? मतलब इस सेगमेंट में हम वो जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो सब में कॉमन होंगे, ठीक है ना? तो उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमने कहा एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 इज अ कोनिक। समझ गए कि नहीं? तो ये कोनिक सेक्शन है। अच्छा, जब अब हम आप अभी के बाद जब भी हम एफ एक्स वाई की बात करेंगे ना, बोलो भाई, इस इक्वेशन की हम जब भी बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो ये इक्वेशन होगी ना एफ एक्स कॉमा वाई, वो ये होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। है कि नहीं? बोलो। तो हमने कहा भाई एफ एक्स वाई एक कोनिक सेक्शन है हमारा। बोलिए, ठीक है ना? हाँ या ना? तो अब पहला एक पॉइंट है P, अब पॉइंट P x1 कॉमा y1। तो अगर हम एक पॉइंट P लें और उसको अपने कोनिक में रख दें, रख दिया कि नहीं? बताओ। और ये रिजल्ट पॉजिटिव है तो पॉइंट P कहाँ है? आउटसाइड कोनिक। आउटसाइड द कोनिक। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस बताओ। सर। अच्छा, अगर आप इसी पॉइंट को कोनिक की इक्वेशन में रख दो और ये 0 आ जाए तो पॉइंट ऑन P द कहाँ है? कोनिक। बात समझ रहे हो कि नहीं? बताओ। अच्छा, अगर आप यही पॉइंट निकालो और लेस देन 0 आ जाए तो पॉइंट कहाँ है? कहाँ है भाई? इनसाइड द कोनिक। तो अब आज के बाद आपको किसी भी पॉइंट की लोकेशन कोनिक में चेक करनी है। समझ गए कि नहीं भाई? बोलो। तो उसके लिए आप क्या करोगे? बोलो। उसके लिए आप क्या करोगे? बताओ, बोलिए। फोकस पे पॉइंट रख के चेक सीधा करें। उस फोकस पे नहीं बेटा, अरे मैं सीधा उस फंक्शन पे पॉइंट, फंक्शन में नहीं, सीधा उस कोनिक की जो इक्वेशन होगी यस सर। उसमें वो पॉइंट x1 y1 रख देंगे। भाई यहाँ फोकस पे नहीं रख रहे हैं यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? यस सर, फंक्शन ये पे। इक्वेशन में रख रहे हैं ना। यस सर। तो x1 y1 की जगह सीधा एक पॉइंट उठा के रख देना, यानी ये s1 ही तो निकाल रहे हो। अरे बोलो। यस सर।
है कि नहीं? पॉइंट Yes, करके sir. S1 ही तो निकाल रहे हो। अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड। Outside. जीरो आ जाए तो पॉइंट कहाँ है? On the conic. ऑन द कोनिक। और लेस देन जीरो आ जाए तो कहाँ है? Inside the conic. बस समझ गए कि नहीं? ये डेफिनेशन बताओ। तो अब अगर हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन चेक करनी है कोनिक सेक्शन पे, तो उसको चेक करने का तरीका हमें मिल गया है कि नहीं? Yes, sir. अभी चाहे पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला, कहीं भी हो, ये एकदम ओके है तीनों जगह। डन। अच्छा, अब सेकंड सिचुएशन जो हमें मिलेगी, अगर हमसे कहा जाए कि एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 इज अ कोनिक सेक्शन, वही ऊपर जो इक्वेशन दी है, एंड y इक्वल टू mx प्लस c इज अ गिवन लाइन। सही है ना? तो भाई एक लाइन क्या हो सकती है? टेंजेंट हो सकती है, कॉर्ड हो सकती है, या आउटसाइड हो सकती है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो हम हर बार अब क्या करेंगे, इस लाइन से y या x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे। बोलो हाँ या ना? तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल। समझ गए कि नहीं? x और y, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। तो जब आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे, सपोज हमने x को एलिमिनेट कर दिया है ना, तो y को एलिमिनेट कर दिया, तो y की जगह हम क्या रख देंगे? mx plus c. ये रख देंगे कि नहीं? उठा के बताओ। अब हमारे सामने ये नई इक्वेशन बन के आएगी कि नहीं आएगी? अब ये हमेशा क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक बनेगी कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया, तो जो लाइन होगी y इक्वल टू mx प्लस c, वो क्या होगी? बोलो। कॉर्ड ऑफ कोनिक। नहीं समझे? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है यहाँ से? 2. 2। दो तभी पॉसिबल होंगी जब वो कोनिक को दो पॉइंट पे क्या कर रहा होगा? Cut. मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बताओ हाँ या ना। अच्छा, अगर इसी का डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? 0, तब x की कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी? एक। 1. जो लाइन होगी y इक्वल टू Tangent. mx प्लस c, वो क्या होगी? टेंजेंट ऑफ कोनिक। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बताओ। अरे हाँ या ना? और तीसरा केस क्या होगा कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा, तो क्या करोगे बताओ? तब जो लाइन होगी y इक्वल टू mx प्लस c, वो कहाँ लाई करेगी? Outside the conic. Outside conic. समझ में आया कि नहीं? तो किसी भी कोनिक में ये चेक करना कि वो लाइन टेंजेंट है, वो लाइन कॉर्ड है, समझ रहे? और या वो लाइन आउटसाइड है, तो वो किस पे चेक होता है? इस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि ये क्वाड्रेटिक आप x में बनाएं। क्या ये क्वाड्रेटिक हम y में बना सकते हैं? बताओ। यस। हम ये क्वाड्रेटिक y में भी तो बना सकते हैं। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू mx प्लस c रख रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ से x की वैल्यू y माइनस c बाई m भी तो रख ही सकते हैं ना? बोलो। और उस क्वाड्रेटिक का हम क्या निकाल लेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, ये क्वाड्रेटिक हम कैसे बनाएंगे बताओ? बोलो कैसे बनाएंगे? एलिमिनेट कर देंगे किसी एक वेरिएबल को, या तो x और या y को। हाँ या ना? बोलो भाई। बाय यूजिंग लाइन एंड कोनिक। लाइन और कोनिक यूज करके हम वेरिएबल क्या कर देंगे? एलिमिनेट। इसके बाद आपके सामने जो इक्वेशन आएगी वो क्वाड्रेटिक आएगी। अगर उस Yes, क्वाड्रेटिक sir. का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ तो लाइन क्या बन गई? Chord. अगर वो 0 आ गया तो लाइन क्या बन गई? Tangent. यानी अब अगर हमसे कोई पूछे कि किसी भी ये लाइन इसकी टेंजेंट है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे? Discriminant equal to 0. डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए। अगर कोई कह दे कि ये लाइन इसकी टेंजेंट है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दोगे? 0. 0. बोलिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताइए। बोलिए, आगे बढ़े हम लोग। तो अब ये डिसाइड कर लेंगे किसी भी लाइन के रेफरेंस में कि वो लाइन टेंजेंट है, कोनिक है, आउटसाइड है, सॉरी टेंजेंट है, कॉर्ड है या आउटसाइड है।
किसी भी कोनिक के लिए, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो। यस सर। सबको ये बात एकदम क्लियर हुई? तो अब आप जैसे आप कहीं भी आपसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पूछी जाएगी तो आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बोलोगे? बोलो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बोलोगे? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। तो y या x, अच्छा कोई जरूरी नहीं कि x ही एलिमिनेट करो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। कोई जरूरी नहीं कि x को एलिमिनेट करो। बोलो, हम y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक बना लेंगे, बट कंडीशन ये है कि जो भी क्वाड्रेटिक बनेगी उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 जीरो। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी। समझ गए? आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के अगर हमें कोई कांस्टेंट लैम्डा वगैरह किसी की वैल्यू निकालनी होगी तो हम किसी भी कोनिक में सेम काम करेंगे हर बार। मेरी बात समझ पाए कि नहीं ये बताओ, हाँ या ना? क्लियर? यस सर। अब हम जैसे कॉर्ड की बात करते हैं तो कॉर्ड में दो चीजें जनरल होती हैं, सही है ना? जैसे हम कॉर्ड ऑफ कोनिक की बात करें तो कोनिक में कॉर्ड की इक्वेशन निकालना वो सब तो अलग है, बट दो चीजें एकदम फैक्ट चलती हैं। जैसे आपने कहा कि s मतलब यही एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, ये एक कोनिक है। समझ रहे हो कि नहीं? बताओ, बोलो भाई, ये एक कोनिक है। डन है मामला यहाँ तक? अब अगर हमसे पहली चीज पूछी जाए कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कोनिक whose midpoint is x1 कॉमा y1, मतलब हमें एक ऐसा कोनिक का कॉर्ड चाहिए, मतलब कोनिक की हमें ऐसी कॉर्ड चाहिए जिसका मिड पॉइंट क्या है? x1 y1। तो उसकी इक्वेशन होती है t इक्वल टू s1। समझ गए? t समझते हो ना क्या है? t समझते हो ना भाई? यस सर। किस Yes, पॉइंट sir. पे t लिखना है? x1 x1 y1 s1 समझते हो? किस पॉइंट पे लिखना है? x1 y अगर बट ये काम आप कब करोगे? जब x1 y1 क्या होगा? मिड पॉइंट कॉर्ड। तो आप सीधा क्या लगा दोगे? t इक्वल टू s1। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो, t लिख लोगे ना? t लिख लोगे? यस t के लिए x स्क्वायर को क्या लिखोगे? एक्स एक्स y स्क्वायर को y वाई y वाई xy को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन x को x plus x1 by y को, y plus y1 y plus y1 by 2. सही है ना? और x1 की जगह s1 लिखना है तो x की जगह y की जगह y1। नहीं समझ रहे हो भाई पूरी कहानी? समझ गया सर। बट ये काम आप कब करोगे? x1 y1 मिड पॉइंट तो कॉर्ड जब मिड पॉइंट हुआ। किसका? कॉर्ड का। कॉर्ड का। ये कॉर्ड की इक्वेशन लिख दोगे कि नहीं? बोलो, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। लिख लेंगे सब लोग? अरे Yes, हाँ sir. या ना? चलिए, सेकंड जो कॉर्ड से रिलेटेड चीज आपके जनरल कोनिक में आएगी वो आती है लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड y equal to mx plus c for conic fx comma y equal to 0। मतलब आपको कॉर्ड की इक्वेशन पता है। हमको क्या पता है? कॉर्ड की इक्वेशन। कॉर्ड की इक्वेशन पता है। मतलब हमें एक कॉर्ड की इक्वेशन गिवन है, उसकी हमें लेंथ बतानी है फॉर गिवन कोनिक के लिए। सही है ना? अच्छा, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो कोनिक को, कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो कोनिक को कट करती है। अच्छा मान लो ये कोनिक था एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, मान लिया सबने भाई। अभी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कुछ भी हो सकता है कि नहीं? बताओ मुझे। यस सर। अच्छा मान लो ये इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है। इस पॉइंट को हम कहते हैं x1 y1, इस पॉइंट को हम कहते हैं x2 y2। ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट एकदम, आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड किसी भी केस में ऐसे ही निकालनी है, सर्किल छोड़ के, क्योंकि सर्किल में √2 अंडर रूट एल आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मेथड अलग होता है। समझ गए? तो अब Yes, ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये जो दोनों पॉइंट हैं वो क्या है? लाइन और कॉर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट है कि नहीं? ये दोनों पॉइंट क्या है? लाइन और कॉर्ड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब जरा अगर हम x1 y1 निकाल लें
तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? क्या डिस्टेंस फॉर्मूला होगा ये बताओ? यस सर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट और नॉट? ये बोलो अरे हाँ या ना, यही तो होगा, बताओ भाई। यस सर। गुड। अब ध्यान से देखते जाइएगा। क्या ये x1 y1 x2 y2 जो पॉइंट होंगे वो कोनिक में भी होंगे और लाइन में भी होंगे? यस सर। अगर वो लाइन में होंगे तो y1 इक्वल टू m x1 प्लस c होगा, यस सर। y2 इक्वल टू m x2 प्लस c होगा। तो इसका Yes, मतलब sir. y2 माइनस y1 जो होगा वो m x2 माइनस x1 होगा कि नहीं, ये बताओ? यस सर। हाँ या ना? तो इसी लेंथ ऑफ कॉर्ड को आप क्या लिख सकते हो? सोचना आप जरा। इसी लेंथ ऑफ कॉर्ड को आप क्या लिख सकते हो? मॉड ऑफ x2 माइनस x1 इंटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। यस इसी लेंथ ऑफ कॉर्ड को आप क्या लिख सकते हो? मॉड ऑफ y1 माइनस y2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई m स्क्वायर। हाँ या ना? सोच के जवाब दो, बोलो भाई। हम Yes, इस y1 माइनस y2 को m स्क्वायर x1 माइनस x2 लिख दें तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यस सर। या हम इसी x1 माइनस x2 को y2 माइनस y1 बाई m लिख दें तो ये रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? अब सोचो, अगर हमें कॉर्ड की इक्वेशन पता है तो क्या हमें स्लोप पता है? बोलो। यस सर। yes, हमें sir. सिर्फ क्या निकालना है? x1 माइनस X2 y2। minus अच्छा X1. अच्छा, अब ये जो x1 और x2 होंगे वो x में बनने वाली क्वाड्रेटिक के रूट होंगे और जो y1 y2 होंगे वो Y में बनने वाली. इसका मतलब अब अगर हम यहां से करें फॉर x1 एंड x2 तो हम क्या करेंगे? इसको एलिमिनेट कर देंगे। Y को. इसी के रूट क्या होंगे? X1 X2. यहीं से हम क्या निकाल लेंगे? डिफरेंस ऑफ रूट X2 minus X1. निकाल लोगे? अच्छा, Yes, डिफरेंस sir. ऑफ रूट हमने क्वाड्रेटिक में निकाला है कि नहीं बताओ? रूट डी Yes, बाई sir. मॉड है, याद आया? अरे हाँ या ना? अच्छा, यहीं पे अगर मैं y1 और y2 चाहिए तो हम क्या क्या इक्वेशन बताएंगे बताओ? यहां से किसको एलिमिनेट करेंगे अब? x को। X को. तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? बोलो। Yes, sir. यही वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी आपकी, बताओ? ये मतलब ये प्रोसेस ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, बताइए भाई। इसी के रूट क्या होंगे? Y1 Y2. यहीं से आप क्या निकाल लोगे? Difference of root. और यही डिफरेंस ऑफ रूट ऊपर उठा के रख दोगे। अब चॉइस आपकी है। अगर आपको लग रहा है कि x में क्वाड्रेटिक आसान है तो x1 माइनस x2 रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर लगा दो। अगर आपको लग रहा है y में क्वाड्रेटिक आसान है तो y1 माइनस y2 रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई m स्क्वायर लगा दो। अच्छा, m क्या है? m क्या है? Slope बोलो। of chord. स्लोप ऑफ लाइन कॉर्ड। m क्या है? स्लोप ऑफ कॉर्ड। अब आपको अगर कॉर्ड की इक्वेशन पता है तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉर्ड का स्लोप मिल जाएगा। y या x जो आपको लगे उसको एलिमिनेट करके कोई एक क्वाड्रेटिक बना लीजिए। कभी x में क्वाड्रेटिक आसान होगी, कभी y में क्वाड्रेटिक आसान होगी। किसी एक में क्वाड्रेटिक बन गई, हाँ या ना? उससे डिफरेंस ऑफ रूट निकाल लीजिएगा। फिर डिफरेंस ऑफ रूट इनटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर अगर x में क्वाड्रेटिक है, डिफरेंस ऑफ रूट इनटू रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई m स्क्वायर अगर y में क्वाड्रेटिक। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड आप किसी भी कोनिक के लिए निकाल सकते हैं, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला। मेरी बात समझ में आई? हाँ Yes, या sir. ना? कोई सर ये कंफ्यूजन आ रहा फॉर्मूला हो तो? याद करना है ना जो नहीं बॉक्स में लिखा है? नहीं, ये फॉर्मूला दिमाग में आप रख सकते हैं, नहीं तो ये प्रोसेस तो आपके दिमाग में हमेशा है ही ना। यस सर। आप क्वाड्रेटिक बना लेंगे, यस सर। हाँ या ना? क्वाड्रेटिक से डिफरेंस ऑफ रूट निकाल लेंगे, हाँ या ना? फिर यस सर। यहाँ Yes, पर sir. उसी डिफरेंस ऑफ रूट को यूज कर लेंगे। नहीं समझे? Yes, यस sir. सर डायरेक्टली। हाँ, नहीं तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है ना कि आप इसको याद नहीं रख सकते। भाई mx है, होता है y इक्वल टू mx, यानी कि रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर रखना है x1 x2 के साथ, हाँ या ना? और y बाई m होता है, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। मतलब y1 और y2 के साथ क्या रखना है? 1 प्लस 1 1 बाई अपॉन m एम। स्क्वायर।
बस याद भी आराम से रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो फॉर्मेटिंग सेम है ना, डिफरेंस ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर। एक्स के साथ एम स्क्वायर लेना है, वाई के साथ 1 बाई एम स्क्वायर लेना है। बोलिए अब याद रहेगा ना ये रिजल्ट? बोलो कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। Yes, sir. No, sir. तो अब लेंथ ऑफ कॉर्ड, अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है तो कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लेंगे सब लोग। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। और अगर हमें कॉर्ड की इक्वेशन पता है तो हम उसकी लेंथ निकाल लेंगे कि नहीं, किसी भी कोनिक के लिए, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो। ये दोनों काम कर लोगे कि नहीं बताओ भाई, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. कोई डाउट आ रहा हो तो वो बोलो। कर लेंगे आप सब लोग ये काम कि नहीं? सर इन रिजल्ट से हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना। निकालने हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, बट इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैलकुलेट नहीं करने, समझे? जैसे सपोज ये एक कोनिक है, ठीक, ये उसकी कॉर्ड है और हमें इस कॉर्ड का मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट मतलब इसको हम मान लेते हैं अल्फा बीटा, ठीक है ना? अच्छा, अगर ये कॉर्ड y इक्वल टू mx प्लस c है और ये कोनिक fxy इक्वल टू 0 है, तो अगर हम ये दोनों पॉइंट x1 y1 निकालना चाहें तो क्या करेंगे बताओ, जल्दी बताओ, बोलो। तो हम वही क्वाड्रेटिक बनाएंगे कि नहीं? यस सर। यानी कि हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे किसको, एनी वन ऑफ द वन, वेरिएबल। हाँ, x और y बाई लाइन एंड कोनिक, बोलो। Yes, sir. तो या तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी या y में। सपोज x में क्वाड्रेटिक बन गई, ये समझ रहे हो ना मैं जो समझा रहा हूँ? Yes, sir. तो इसके रूट क्या होंगे, x1 x2, X1, X2. तो रूट मत निकालना, निकाल लेना x1 प्लस x2, Yes, sir. बोलो। अच्छा, अगर y में क्वाड्रेटिक बन गई, बना लोगे ना y रख के, Yes, sir. इसके रूट होंगे y1 y2, तो रूट मत निकालना, क्या निकाल लेना, y1 प्लस Sum y2। आ of जाएगा कि नहीं बताओ? अच्छा, अगर यस, सपोज ऐसे आपने बाय 2 x1 प्लस x2 निकाल लिया तो क्या निकाल लोगे, midpoint. यानी मिड कि पॉइंट। अल्फा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, और बीटा क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। देख लो आराम से, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और ये क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। अरे हाँ या ना, क्या ये बात आप लोग समझ पाए कि नहीं, बताइए भाई। Yes, sir. अच्छा, अब ये जो अगर ये निकल आया तो अल्फा निकल आएगा, बोलो। अच्छा, अगर ये निकल आया तो बीटा निकल आएगा। अब हम दो क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे ना, कोई एक क्वाड्रेटिक बना लेंगे, तो उससे या तो ये निकाल लेंगे, अगर ये क्वाड्रेटिक बनना आसान होगी तो ये निकाल लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, या तो हमें अल्फा मिल जाएगा, बोलो, या फिर हमें बीटा मिल जाएगा। अच्छा, अल्फा बीटा बीटा किस लाइन पे लाई करेगा? Chord पे. बस। तो हम अल्फा बीटा कॉर्ड पे, एक अगर हमें अल्फा मिल गया तो हम बीटा निकाल लेंगे, बोलो। Yes, sir. फाइंड अल्फा एंड बीटा by using one of value in chord, by using one of value in chord, y equal to mx plus c। समझ गए मैं जो लाइन लिखी है, लाइन समझे कि नहीं? दोनों में से किसी एक को यूज करके आप अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, बोलो। नहीं Yes, समझे, sir. कहानी समझे? तो हमें क्या ये दोनों पॉइंट निकालने की जरूरत है? No, sir. नो, हमें बस क्या बनाने की जरूरत है, हमें बस क्या बनाने की x1 जरूरत प्लस है, x2 और y1 क्वाड्रेटिक। प्लस y2 हमें क्या क्वाड्रेटिक। बनाने की जरूरत है, और ये क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, यहां से या तो y की वैल्यू रख दो या फिर x की वैल्यू, तो किसी एक को एलिमिनेट कर दो, तो या तो क्वाड्रेटिक x में बन जाएगी या क्वाड्रेटिक y में। अच्छा, यही थोड़ी देर पहले आपने क्वाड्रेटिक यहां भी बनाई थी, याद आ रहा है कि नहीं आपको, बोलो। तो मिड पॉइंट निकालने में भी सेम कॉन्सेप्ट है, अरे हाँ या ना, Yes, sir. डन है। तो सॉल्व करके ये पॉइंट नहीं निकालते हैं, सीधा क्वाड्रेटिक बनाओ, x1 प्लस x2 निकालो, तो क्या x1 प्लस x2 मिड पॉइंट होगा ना, x1 प्लस x2 बाई
2 अल्फा निकल आएगा, yes sir अल्फा इस इक्वेशन में रख देंगे तो क्या बीटा निकल निकलेगा। आएगा, बीटा निकल आएगा। अच्छा अगर हम बीटा निकाल लें तो अल्फा निकाल लो तो बीटा इस इक्वेशन में रख के क्या निकाल लेंगे, अल्फा क्योंकि अल्फा बीटा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इक्वल टू ms plus c तो हमें मिड पॉइंट कॉर्ड, अच्छा सर्किल के केस में याद है मिड पॉइंट कॉर्ड मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, Yes, याद sir. आया? यस सर। बाकी सारे कोनिक में कैसे मिड पॉइंट निकालोगे दिखा, yes sir बाकी सारे कोनिक में कैसे कॉर्ड की लेंथ निकालोगे दिखा, yes अगर sir कॉर्ड का मिड पॉइंट पता हो तो कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखोगे दिखा। यस सर। yes, sir. अच्छा अगर हमें किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है और हमसे उस कॉर्ड की लेंथ पूछी गई तो क्या करोगे, सबसे पहले कॉर्ड के मिड पॉइंट से क्या निकालोगे, अगर हमें इक्वेशन कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है और कॉर्ड की लेंथ चाहिए, किसी भी कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए हमको कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए, चाहिए कि नहीं, yes sir और अगर हमें कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है तो हम कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं, बाय यूजिंग टी इक्वल T टू equal to इक्वल टू S1. S1। Yes, अब अगर sir. इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई तो इक्वेशन का क्या आ गया, स्लोप slope अब अगर हम x एलिमिनेट कर दें तो y वाला रिजल्ट लगा देंगे, और अगर हम y एलिमिनेट कर दें तो x वाला एक्स वाला रिजल्ट। हमें हर बार क्या मिल जाएगा, length of chord लेंथ ऑफ कॉर्ड। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। yes तो sir कॉर्ड से रिलेटेड ये तीन चीजें आप लगाएंगे हर बार हर जगह डायरेक्ट, क्लियर है कि नहीं बताओ, गुड। अब बात करते हैं हम लोग टेंजेंट की, सही है ना, तो अगर कोई लाइन टेंजेंट है तो टच करते हुए जाएगी, तो पहली चीज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, ये पॉइंट कहाँ है, लाई ऑन कोनिक, फॉर कोनिक f x, y यानी यही s इक्वल टू 0। तो याद है वो क्या होता है, याद आया, अगर पॉइंट ऑन द Yes, sir. कोनिक है, अगर पॉइंट कहाँ है, on the conic ऑन द कोनिक है किसी भी कोनिक के लिए, तो टेंजेंट की इक्वेशन हमेशा क्या होती है, t equal to 0 बट ये इक्वेशन कब होती है, जब point on the conic हो बट ऑन द कोनिक। Yes. अच्छा कोई पॉइंट ऑन द कोनिक कब होता है, जब उस जब एस इक्वल टू 0 s x1 y1 equal to 0 S1 0 यानी f(x1 y1) क्या हो जाए 0, तो पॉइंट ऑन द कोनिक होगा। अगर पॉइंट ऑन द कोनिक है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, t equal to 0 t समझते हो ना, yes sir x x1 plus हाँ x वही x स्क्वायर की जगह x x1 y स्क्वायर की जगह y y x y की जगह x y1 plus y y x1 x1 by 2, x की जगह x plus x1 by 2 y की जगह y Y plus plus y1 by 2 2. c की जगह c, c c को नहीं c1 plus c2 लिख दीजिएगा, ध्यान रखना है, डन है भाई। तो टेंजेंट की इक्वेशन आप हमेशा ये लगा देंगे, बोलो भाई कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताओ, No. कोई डाउट या कंफ्यूजन हो बताओ, no sir ये काम आप हमेशा कर लेंगे कि नहीं, गुड। इसके बाद सेकंड आता है, तो टेंजेंट, बट ये टेंजेंट आप केवल तभी निकाल पाएंगे जब पॉइंट on the कहाँ लाई conic करता हो, on the ऑन द समझ रहे हो सब लोग कि नहीं बताओ। conic yes sir अच्छा इसके बाद अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करूं, किसकी बात करूं, ऑफ टेंजेंट, मतलब अब आपको एक टेंजेंट दे रखी है L इक्वल टू 0, सही है ना, और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको बताना है, वो भी फॉर कोनिक, कोनिक भी दे रखा है f x, y इक्वल टू 0, तो उसका आपको क्या बताना है, बोलो, point of contact पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब तो समझते हो, yes ऐसा sir पॉइंट जो कोनिक को क्या करे, touch टच करे, मतलब टेंजेंट जहां कोनिक को क्या करे, touch टच करें। तो अब इस केस में आप हमेशा करोगे, लेट अस एज्यूम, लेट एज्यूम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमेशा यही प्रोसेस होगा, अल्फा कॉमा बीटा, मान लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अल्फा कॉमा बीटा, बोलो, इसके बाद क्या करोगे, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कहां पर, एट अल्फा बीटा, याद है वो इक्वेशन क्या लिखते हो, बोलो yes sir क्या लिखते हो, t equal to 0 अच्छा अब ये इक्वेशन किसके टर्म में आ रही होगी, alpha beta अच्छा ये इक्वेशन गिवन होगी,
तो क्या t इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 0 सेम इक्वेशन है? Yes, Yes, sir. sir. तो अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या लगा दोगे? बोलो। Coinciding line. हाँ, Coinciding line. यानी कि l इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 coincides each other. करेंगे कि नहीं बताओ? Yes, sir. तो इसके लिए क्या यूज कर दोगे? यूज द कंडीशन ऑफ Coinciding lines. यूज द कंडीशन, किसकी कंडीशन? किसकी कंडीशन भाई? Coinciding कोइंसाइडिंग lines. लाइंस। और क्या फाइंड कर लेंगे? Alpha beta. तरीका समझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का? सबसे पहले अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे और t इक्वल टू 0 का एक्सप्रेशन लिख देंगे जैसे लिखते हैं, ठीक है? फिर इस एक्सप्रेशन को हम लाइन के टर्म में लिख लेंगे कि नहीं? Yes, sir. और फिर जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब जैसे सपोज कोनिक दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस पूरा ही ले लो 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और लाइन जो है, टेंजेंट लाइन जो है वो दे रखी है कितनी? lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। तो हमने कहा भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है बताओ? बोलो, अल्फा बीटा है कि नहीं है? तो टेंजेंट क्या होगी बताओ? क्या होगी टेंजेंट? भाई टेंजेंट होगी t इक्वल टू 0 Yes, sir. होगी। तो t इक्वल टू 0 क्या लिखोगे? a x Alpha अल्फा x. प्लस 2h अल्फा y प्लस बीटा x बाई 2, देखते जाइएगा, b y बीटा, बोलो 2g अल्फा प्लस x बाई 2, हाँ या ना? Yes, sir. 2f बीटा प्लस y बाई 2 एंड c इक्वल टू 0। दिखा कि नहीं सबको बताओ? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? x कॉमन करेंगे, तो x के साथ क्या आ जाएगा? a अल्फा यहां से आएगा, h बीटा यहां से आएगा, बोलो, और g यहां से आएगा, देख लेना आराम से। हम y कॉमन करेंगे, y के साथ क्या क्या आएगा बताओ? h अल्फा यहां से आएगा, b बीटा यहां से आएगा, हाँ या ना? और f यहां से आ रहा है। इसके बाद बाकी कांस्टेंट में क्या क्या बचेगा बताओ? बोलो, g अल्फा f बीटा प्लस c। क्या ये बात समझ में आई सबको बताओ? Yes, sir. और ये किसके साथ कोइंसाइड होगा? Lx plus my plus n. हाँ या ना? दिख रहा है कि नहीं? हर बार आप यही प्रोसेस यूज करेंगे। तो अगर एक कोइंसाइड होगा तो क्या होगा? a अल्फा प्लस h बीटा प्लस g बाई l Equal to. h अल्फा प्लस b बीटा प्लस f बाई m और g अल्फा प्लस f बीटा प्लस c बाई n। एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे तो एक इक्वेशन, एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे दूसरी इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल लोगे? बोलो, दोनों को सॉल्व करके Alpha क्या beta. निकाल लोगे? Alpha और beta. अल्फा बीटा ही आपके लिए क्या है? Point of contact. Point of contact. समझ में आया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का तरीका? सर्किल के केस में भी ये काम करता है, बट सर्किल केस में हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का आसान तरीका क्या पता है? फुट ऑफ Perpendicular from center. समझ गए कि नहीं? बट इन जनरल पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला होगा, अगर उसकी टेंजेंट पता है हमें, तो उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का तरीका हमें मिल गया कि नहीं बताओ? Yes, sir. हम सीधा t इक्वल टू 0 लिखेंगे और उठा के l इक्वल टू 0 से कंपेयर मार देंगे कॉन्साइडिंग वाली कंडीशन में। जैसे ही कंपेयर करेंगे, अल्फा और बीटा में दो इक्वेशन मिलेंगी, दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकाल देंगे, वही हमारे लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाए। तो हम अगर पॉइंट ऑन द कोनिक है तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, लिख लेंगे सब लोग कि नहीं बताओ? और अगर टेंजेंट पता है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेंगे किसी भी कोनिक में, और ये हर कोनिक का जनरल रिजल्ट है, कहीं भी यूज होगा ये। क्या ये बात क्लियर है? बोलो, Yes, क्लियर sir. है? अच्छा, अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पॉइंट P x1, y1 लाई आउटसाइड द कोनिक है,
एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, देन there are two tangent drawn from P to conic. ये ध्यान रखिएगा। दो टेंजेंट आप कब डाल सकते हैं बताओ? जब पॉइंट P कहाँ लाई करता है बताओ? outside Outside the the conic. conic. ध्यान रखिएगा, अगर आपका पॉइंट P आउटसाइड है तो आप हमेशा दो टेंजेंट डाल सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. अगर पॉइंट P आउटसाइड है तो आप हमेशा कितनी टेंजेंट डाल सकते हैं? दो. कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस पर। अच्छा, ये कैसे चेक करोगे कि पॉइंट P आउटसाइड है? Greater than Sx1 0. y1 greater than 0. ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी है? 2 दो। अगर नंबर ऑफ टेंजेंट 2 है तो इसका मतलब greater than 0. पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड। Outside the Outside the outside. अच्छा, इसमें एक चीज और यूज हो जाती है, दैट इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। समझ गए? वो होती है S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। लिख लो, इस इक्वेशन का यूज बहुत रेयर होता है। S1 समझते हो ना? Yes, sir. जहां पे Yes. S आपका कोनिक है तो S1 क्या होगा? Fx1 y1. x1 y1 T क्या होगा? वही वाला एक्सप्रेशन। Yes, sir. सेम पॉइंट x1 y1 पे लिख लोगे सब कुछ और यही दोनों मल्टीप्लाई करके टी स्क्वायर के बराबर करोगे तो यहाँ पर पूरी एक 2 डिग्री इक्वेशन आएगी ना। वो इक्वेशन दो लाइनों को रिप्रेजेंट करेगी और वो दोनों लाइनें क्या होंगी? टेंजेंट। समझ गए कि नहीं भाई? तो ये एक रिजल्ट है जो आप लगा सकते हो अगर आपको क्या निकालना है, बोलो भाई। कंबाइंड Equation of pair इक्वेशन, of tangent. कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। सही है। सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो जब हम पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और अगर पॉइंट आउटसाइड है तो उससे सर? कितनी टेंजेंट होंगी? हाँ बेटा, दो। सर जैसे हाइपरबोला में सर वहाँ पे बीच में पॉइंट हम लोगों ने ले लिया दोनों वर्टेक्स के मतलब उसमें, तो उससे सर 4 नहीं नहीं tangent नहीं, जाती ये तो है सर ना ना ना, दिखेंगी। दिख नहीं, जो चीज दिख रही है होती नहीं है ना। वो जब हाइपरबोला डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तब ये बात डिस्कस करूंगा। तुम्हें क्या दिख रहा है? अगर हम यहाँ पॉइंट ले लें तो 1 2 3 4 ऐसा ना, यही कह रहे होगे यस तुम? सर। ऐसा नहीं यस होता सर, ना, यस। ऐसा नहीं होता। अगर तुम ए यहाँ और यहाँ टेंजेंट खींच रहे होगे तो वो लाइन कभी इसके और इसके लिए टेंजेंट होगी ही नहीं, वो हमेशा इसको कट कर रही होगी। देख लो। यस मतलब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब वो होना चाहिए, मतलब satisfaction। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाइपरबोला के केस की ज्योमेट्री अलग होती है, समझ गए? हाइपरबोला में एक वर्ड आता है एसिम्पटोट्स। जब हाइपरबोला पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे। एसिम्पटोट्स एक ऐसी लाइन होती है जो हाइपरबोला को टच नहीं करती बट टच करती हुई दिखती है। ये वो आखिरी लाइन होती है जो ऐसा करती है। अब अगर आप इस पॉइंट पे लोगे, इस पॉइंट या मतलब इस रीजन में रहोगे तो दो टेंजेंट ऐसे खींच पाओगे, और अगर आप इस रीजन में रहोगे तो दो टेंजेंट ऐसे खींच पाओगे। वो हाइपरबोला में पढ़ेंगे, उसके लिए टेंशन ना लो। बट अगर पॉइंट आउटसाइड है बेटा तो कितनी टेंजेंट होती हैं? 2। दो से ज्यादा है ही नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो हमेशा m में क्वाड्रेटिक बनेगी, और अगर m में क्वाड्रेटिक बनेगी तो m की मैक्सिमम कितनी वैल्यू आएंगी? 2। बस। तो अगर पॉइंट आउटसाइड है तो मैक्सिमम कितनी टेंजेंट होती है भाई? 2। 2 ही टेंजेंट होंगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो जब हम हाइपरबोला की ज्योमेट्री आपको बताएंगे और टेंजेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे तब हम आपको एक स्लोप की कंडीशन बताएंगे उसमें, समझ में आया? उसके हिसाब से वो 2 ही टेंजेंट आएंगी, हमेशा 4 आएंगी नहीं। वैसा दिखता है कि 4 खिंच जाती है बट होता नहीं है वो। ठीक है ना बेटा? बोलो। अच्छा, अब ये Yes, आपको sir. याद होगा 2 टेंजेंट के बाद एक बनता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। बोलो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर कोनिक fxy इक्वल टू 0 टू द पॉइंट x1, y1। याद आया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसे कहते हैं? बोलो भाई। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट याद आ रहा है कि नहीं? This क्या point होता पे है? tangent touch.
हाँ, जिस पॉइंट पे भाई ऑब्वियसली किसी भी आउटर पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींचते हो? दो। Two. तो दो टेंजेंट कोनिक को क्या करती होंगी? टच कर रही होंगी ना? यस सर। Yes, sir. टचिंग पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन खींचोगे और उसी लाइन को क्या कह दोगे? Chord of कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आया? अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन सर्किल में आपने पढ़ी थी, याद है आपको? Yes, sir. क्या पढ़ी थी, याद दिलाओ। X x1 plus y y1 equal to r square. क्या वो t इक्वल टू 0 थी? Yes, sir. Yes, sir. मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन यहाँ भी क्या होगी? T equal to 0. T equal to 0. इक्वेशन ऑफ, और t वाला एक्सप्रेशन किस पॉइंट पे लिखेंगे? x1 y1. बस, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन क्या लिख दोगे? t इक्वल टू 0 लिख लोगे कि नहीं बताओ? अब चाहे वो पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, अगर आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट खींचेंगी ये तो श्योर शॉट है, तो उसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ? t इक्वल टू 0। T1 is equals to 0. नहीं ना, t इक्वल टू 0, t1 कहाँ ले लिए तुम? Yes, t sir, इक्वल T टू is 0। हाँ, t इक्वल टू 0। t का एक्सप्रेशन लिख लेंगे सब लोग कि नहीं बताओ? तो आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन हर बार लिख लेंगे कि नहीं? बोलिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताइए। लिख लेंगे सब लोग? बोलो। यस सर। अच्छा, इसके बाद चलो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, टेंजेंट हो गया, एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन तो जैसे हम निकालेंगे वो तो अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से देखेंगे। इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एट पॉइंट x1 y1, जहां पे ये पॉइंट कहाँ है बोलो? On the conic. फॉर कोनिक एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। मतलब अब हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है। इसका भी जनरल है रिजल्ट, ठीक है? अच्छा बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना नॉर्मल का मतलब क्या होता है? रिकॉल कराओ। Tangent के सर जो perpendicular टेंजेंट से परपेंडिकुलर। गुड 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 गुड। अच्छा, एफ एक्स वाई आपको दिया ही रहेगा, दिया रहेगा कि नहीं? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0 दिया रहेगा कि नहीं बताओ? अच्छा, अगर हमें ये पता है और ये पॉइंट पता है तो क्या हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं? Yes, sir. लिख लेंगे ना हर बार टेंजेंट? बताओ। Yes, sir. अब हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है जो कि किस पॉइंट से पास करती हो? x1 y1. अच्छा, अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन पता है तो क्या हमें टेंजेंट का स्लोप पता है? Yes, sir. पता है ना? बताओ, याद है आपने टेंजेंट की इक्वेशन कहीं लिखी थी अभी? Yes, sir. यही तो लिखी थी, देखो जरा ध्यान से। Yes, sir. इसकी जगह बस क्या आएगा? याद आ रहा है कि नहीं बताओ? अगर मैं x1 y1 पे टेंजेंट लिखूं तो यही तो लिखूंगा, बताओ? अरे हाँ या Yes, ना? sir. तो इसका स्लोप लिख लोगे कि नहीं? यस सर। Yes, sir. लिख लोगे? बोलो। अच्छा, स्लोप लिख लिया। टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो जब वही स्लोप लगा के इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन आती है x माइनस x1, ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है। नॉर्मल एट x1 y1, x माइनस x1 अपॉन x के सारे कोफिशिएंट ले लो। याद रखने का टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ पहले तो, कि x माइनस x1, x में क्या क्या आ रहा है? a h g आ रहा है कि नहीं? देखो बोलो। तो a x1 h y1 प्लस जी, फिर y माइनस y1 ले लो, दिखा? फिर y वाले ले लो तो h b f, तो h x1 प्लस b y1 प्लस f, ये होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। समझ में आया कि नहीं? बोलो। अब ध्यान से सोचिएगा जो मैंने आपको समझाया है, मतलब ये डायरेक्ट रिजल्ट मैंने t इक्वल टू 0 की हेल्प से ही लिखा है। ये डायरेक्ट रिजल्ट मैंने t इक्वल टू 0 की हेल्प से ही लिखा है। ये सपोज टेंजेंट हो गई, ये नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट हो गया कि नहीं बताओ? तो ये इक्वेशन हो गई t इक्वल टू 0, इसका स्लोप निकाल लिया, हाँ या ना? ये हो गया नॉर्मल, तो इसका स्लोप कितना हो गया बताओ? -1/mt हो गया कि नहीं? पॉइंट और स्लोप लेके हमने नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी है।
दिख रहा है कि नहीं सबको, बताओ। अरे बोलोगे, बोलो, याद आया? अब देखो चलो, Yes, sir. बात आ रही है तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये वाली इक्वेशन अगर आप ले लो यहाँ से और इसमें x1 y1 रिप्लेस कर दो, है कि नहीं? इस इक्वेशन को लेके क्या रिप्लेस कर दें, बताओ। X1 Y1. अरे रिप्लेस नहीं हो, रिप्लेस कर दें x1 y1, बताओ। Yes, sir. तो अगर हम टेंजेंट t इक्वल टू 0 लिखेंगे तो क्या लिखोगे? x ax1 प्लस hy1 प्लस g लिखोगे कि नहीं, बताओ। Yes, sir. y hx1 प्लस by1 प्लस f लिखेंगे कि नहीं, प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस c इक्वल टू 0। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। यही तो होगा। अच्छा, यहां से जरा टेंजेंट का स्लोप बताओ कितना आ रहा है। एमटी बोलो कितना आ रहा है, माइनस ax1 प्लस hy1 प्लस g अपॉन hx1 प्लस by1 प्लस f। आ रहा है कि नहीं, बताओ यार। Yes, sir. अच्छा, नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? इसी का Hx1 रेसिप्रोकल plus होगा। by1 plus f upon Yes, ax. तो अब बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, बोलो। Y y minus माइनस y1 upon y1 x minus x माइनस x1. x1 इक्वल टू माइनस 1 बाई एम टी। तो hx1 प्लस by1 प्लस f अपॉन ax1 प्लस hy1 प्लस g। अब देखो, ये इक्वेशन और ऊपर वाली इक्वेशन सेम लिखी है कि नहीं, देख लो आराम से। यस सर, लिखी है ना, यस सर, है क्रॉस कि नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद। है ना? तो यही मतलब कोई अनोखा रिजल्ट नहीं है, बट याद रखने वाली सिंपल सी बात है कि रिजल्ट ये होता है। समझ गए होगे अभी रिजल्ट, हाँ या ना? तो टेंजेंट टी Yes. इक्वल टू 0 होती है, हाँ या ना? और नॉर्मल आप ऐसे लिखते हो। तो अब दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप ये रिजल्ट दिमाग में रख लो या ये प्रोसेस दिमाग में रख लो। अच्छा, इस प्रोसेस का बेनिफिट टी इक्वल टू 0 तो आपके दिमाग में है ना, तो टेंजेंट लिख के उसका स्लोप लिख लो, बोलो, यस और सर, फिर नॉर्मल की इक्वेशन लिख दो, नॉर्मल का स्लोप निकाल के, हाँ या ना? वरना वरना क्या करोगे, ये इक्वेशन याद रखना बहुत टफ नहीं है। x माइनस x1 सारे कोफिशिएंट किसके ले लो, a h और g। a h मतलब xy का हाफ, g मतलब x का हाफ, फिर y लिखो, हाँ या ना? सारे कोफिशिएंट किसके ले लो, देख लो, और यही चलना है x1 y1 x1 y1। लिख लोगे कि नहीं? मतलब दिमाग में रख पाए वेल एंड गुड, नहीं रख पाए तो टेंशन नहीं है, क्योंकि t इक्वल टू 0 हम हर बार लिख ही लेंगे, उससे हमें टेंजेंट का स्लोप मिल ही जाएगा, नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे। एक बार नॉर्मल का स्लोप आ गया, पॉइंट हमको पता ही है, स्लोप और पॉइंट लेके हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख देंगे। क्या है बात, आप सबको समझ में आई? अच्छा, ये किसी भी कोनिक के लिए वैलिड है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बताओ, बोलो यार। बट कंडीशन सिर्फ क्या है कि पॉइंट कहाँ होना चाहिए, बोलो, On the conic. ऑन द कोनिक। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, क्योंकि ये पूरा खेल ही इसी बात पे है, क्योंकि जब पॉइंट ऑन द कोनिक होगा तभी आप t इक्वल टू 0 लिख पाएंगे, तभी आप नॉर्मल का स्लोप निकाल पाएंगे, तभी आप पॉइंट और स्लोप लेके लाइन लिख पाएंगे। तो क्या आप सभी नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन? अरे हाँ या ना, बोलो, निकाल लोगे कि नहीं, बताओ। अच्छा, इसके बाद कुछ एक दो रिजल्ट और हैं। जैसे एक रिजल्ट ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स at the end point of any double ordinate, नहीं, डबल ऑर्डिनेट छोड़ो, एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम ले लो, ठीक है? वो हमेशा कहाँ लाई करता है, एक्सिस। हाँ, लाई एक्सिस ऑफ द कोनिक। एक्सिस मतलब एलिप्स के केस में मेजर एक्सिस और हाइपरबोला के केस में ट्रांसवर्स एक्सिस, और पैराबोला के केस में एक्सिस होती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर आप कभी भी लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं तो हमेशा कहाँ इंटरसेक्ट करता है? एक्सिस ऑफ द कोनिक। बोलिए, ध्यान रखना, इसका यूज कई बार कई जगह होता है। ओके, बोलो Yes, भाई। sir. Yes, sir. इसके बाद एक और रिजल्ट है कि जैसे आपने क्या लिया कि AFB is the focal chord of the conic। कोई भी कोनिक है, फोकल कॉर्ड ऑफ कोनिक, किसी भी कोनिक की, तो F उसका क्या है? बोलो। Focus. फोकस। तो उस फोकस से कॉर्ड पास कर रही है कि नहीं? तो बताओ जरा, AF एंड BF आर दी फोकल डिस्टेंस होगा कि नहीं? Yes, sir. किसका? पॉइंट Point. ए एंड बी होगा कि नहीं? तो रिजल्ट क्या है कि हार्मोनिक मीन जो होता है किसका? हार्मोनिक मीन ऑफ AF एंड BF ये हमेशा सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होता है। सेमी लेटस रेक्टम समझते हो? आधा। यस सर। किसके बराबर? सेमी लेटस, मतलब लेटस रेक्टम का हाफ होता है हमेशा AF और BF का हार्मोनिक किसी भी कोनिक में। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये किसी भी कोनिक का जनरल रिजल्ट है, समझ गए? जैसे अगर हम आपको पैराबोला में बना के दिखाएं तो ये रहा पैराबोला, सपोज ये वो कॉर्ड रही है कि नहीं, ये फोकस रहा, तो ये F हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। तो AF और BF का, इसका और इसका, जो ये पूरी एक कॉर्ड होनी चाहिए, तो AF और BF का जो हार्मोनिक मीन आएगा, AF और BF का हार्मोनिक मीन निकाल लोगे ना? Yes, sir. 2AF into BF by AF plus A, 2AB upon A plus B, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. और ये किसके बराबर होगा? जो भी लेटस रेक्टम की Semi-latex लेंथ आएगी rectum. उसका Half. हाफ। समझ गए कि नहीं? यही काम अगर आप इलिप्स के केस में चाहते हो तो इलिप्स के केस में भी सेम काम होता है कि नहीं होता? बताओ। अरे बोलो यार। सपोज ये इलिप्स के केस में फोकल कॉर्ड हो गई AB और ये F1 हो गया, तो भी सेम होगा। हाइपरबोला के केस में भी सेम होगा कि नहीं? बताओ। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. सभी लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? सही से बताओ यार। समझ गए ये AB और ये दिस, समझ गए ना? बोलो। अच्छा, जो ऊपर हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, ये लेटस रेक्टम हो गया, तो लेटस रेक्टम के अगर एंड पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो हमेशा कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी? एक्सिस। कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे हमेशा? एक्सेस. एक्सिस। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग कि नहीं? बताओ। Yes, sir. किसी को इस पर कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो अपनी बात रख सकता है अभी भी। सर फोकस वाले भी एक्सिस पे मीट करेंगे, मतलब फोकल कॉर्ड्स? फोकस वाली मतलब समझा नहीं। नहीं, जैसे AB है, फोकल कॉर्ड है। नहीं 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 नहीं, नहीं। फोकल कॉर्ड नहीं, सिर्फ लेटस लेटस रेक्टम के एंड। रेक्टम। हाँ, सिर्फ लेटस रेक्टम के एंड। यस सर, वही पूछ रहा। मतलब ये जो ये है AB पे नहीं है बेटा, ये कहाँ पे है? ये जो कॉर्ड मैंने खींची है कहाँ पे खींची है? बोलो। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स। यस सर, यस ये इस पे खींची है, दिख रहा है कि नहीं सर, बेटा? यस सर, यस सर, समझ गया। समझ गए ना आप? यस जो सर, तुम्हें लगने लगा हो कि सर ने उस पे खींच दिया ऐसा, यस सर, वो देखने में ऐसा लग रहा था। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं। अभी ठीक है? तो यस सर। मतलब Yes, वो sir. ये लाइन इसी पर खींची है, ठीक है ना? तो उसमें ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है ना? तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है बताओ? एक्सिस पे। एक्सिस ऑफ कॉर्नर. हाँ बस ये देखो, ये एक्सिस से जा रहा है, इसी पर कट कर रही है। दिखा कि नहीं? तो ये दो रिजल्ट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कि लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, और ये अच्छा, ये जो रिजल्ट मैंने आपको दिया है, ये रिजल्ट किसी भी कोनिक का है। ये जो है एक फोकल कॉर्ड होनी चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो? तो AF और BF का जो हार्मोनिक मीन होता है वो किसके बराबर होता है? तो ये आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने आज